आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड इतिहास के अंतर्गत शासन व्यवस्था में अन्य जनजातीय पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने 15 जनजातीय शासन व्यवस्था को देखा है। आज की क्लास में हम लोग आगे के सारे जनजातीय शासन व्यवस्था को देखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। 15 जनजातियों को तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब 16वां है बैगा जनजाति की शासन व्यवस्था। गांव या गोत्र स्तर पर बैगा समाज में संगठन पाया जाता है। गांव के स्तर पर इनकी परंपरागत पंचायत होती है। अगला पॉइंट देखते हैं। ग्राम संगठन का प्रधान मुकद्दम कहलाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। बैगा जनजाति में ग्राम संगठन का प्रधान मुकद्दम कहलाता है। मुकद्दम का पद वंशानुगत होता है। ये जो मुकद्दम का पद है, जो प्रधान है, उसका पद वंशानुगत होता है। सामान्यतः गांव का अपना धार्मिक प्रधान या पुजारी होता है, लेकिन कहीं कहीं इस अधिकार को मुखिया से संबद्ध कर दिया गया है। प्रायः एक ही व्यक्ति दोनों पद संभालते हुए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुकद्दम की सहायता के लिए ग्रामीणों द्वारा निर्वाचित दो पद सयाना एवं सिखे होते हैं। ये जो ग्राम संगठन के प्रधान है मुकद्दम, इनकी सहायता के लिए दो अधिकारी होंगे जिनका नाम है सयाना और सिखे। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबको आप लोग कहीं नोट डाउन कर लें। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बैगा जनजाति के जो प्रधान होते हैं, ग्राम संगठन के प्रधान होते हैं मुकद्दम, उनकी सहायता के लिए ग्रामीणों द्वारा निर्वाचित दो अधिकारी होते हैं, सयाना एवं सिखे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चाड़ीदार नामक इनका एक संदेश वाहक भी होता है। याद रखिएगा, बैगा जनजाति में चाड़ीदार नामक एक संदेश वाहक होगा जो प्रधान यानी कि मुकद्दम के सभी आदेशों एवं संदेशों को जो है गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। याद रखिएगा, ये जो चाड़ीदार है, संदेश वाहक, इनका कार्य यह है कि बैगा जनजाति के जो प्रधान है मुकद्दम, उनके सभी आदेश एवं संदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाएगा ये चाड़ीदार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंचायत की भूमिका गांव में महामारी फैलने या किसी के अस्वस्थ होने आदि घटनाओं पर महत्वपूर्ण होती है। यानी गांव में अगर कोई महामारी आ गई या नहीं तो कोई अस्वस्थ हो गया, तो उस कंडीशन में इनका जो पंचायत है वो एक्टिव हो जाता है। गांव देवता की पूजा तथा अन्य सामाजिक कार्यों में पंचायत सहयोग एवं सहायता करता है। अब अगले शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लोहड़ा या लोहार की शासन व्यवस्था। लोहार को ही लोहड़ा भी बोला जाता है और लोहार भी बोला जाता है। इनकी शासन व्यवस्था को हम लोग देखते हैं। लोहड़ा जनजाति के स्वतंत्र गांव नहीं होते हैं। ये अन्य जातियों एवं जनजातियों में मिश्रित गांवों में निवास करते हैं। यानी इनकी संख्या कम है, इसलिए यह जो है दूसरे गांवों में मिश्रित रूप में रहते हैं ये। परंतु अपनी जातिगत समस्याओं को सुलझाने हेतु इनकी जाति पंचायत होती है। लेकिन इनके जाति के अंदर जो भी मामले आएंगे उनका निपटारा जो है इनके जाति पंचायत द्वारा होगा। दो गांवों के बीच के विवादों का निपटारा किसी खास मौके पर निर्मित अंतरग्रामीण परिषद के द्वारा किया जाता है। लोहड़ा या लोहार शासन व्यवस्था में अगर किसी दो गांवों के बीच का मामला है तो उसका निपटारा जो है अंतरग्रामीण परिषद द्वारा किया जाएगा, और यह जो अंतरग्रामीण परिषद है यह किसी खास मौके पर निर्मित किया जाएगा। अगले शासन व्यवस्था को देखते हैं हम लोग। पढ़िया जनजाति की शासन व्यवस्था। पढ़िया समाज या गांव के संचालन में खूट की विशेष भूमिका होती है। प्रत्येक गांव में इनकी जाति पंचायत होती है, जिसे भैयाड़ी या जाति गौठ भी कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग नोट डाउन करते जाएं। प्रत्येक गांव में इनकी जाति पंचायत होगी। हर एक गांव में एक जाति पंचायत है जिसे भैयाड़ी या जाति गोठ भी कहते हैं।
पढ़िया जनजाति में इनकी जो जाति पंचायत है उसे कहीं भैयाड़ी कहा जाता है और कहीं जाति गोट कहा जाता है। 8 से 10 गांव मिलकर अंतर ग्रामीण पंचायत बनती है जिसे काड़ा भैयाड़ी कहा जाता है। तो यहाँ बहुत सारे नए नए टर्म आ रहे हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए या याद रखिए। जो जाति पंचायत होगा उसे भैयाड़ी या जाति गोट कहेंगे, लेकिन 8 से 10 गांव मिलकर जो अंतर ग्रामीण पंचायत बनेगी उसे काड़ा भैयाड़ी कहेंगे। यह एक या अधिक गांव के विवादों का निपटारा करता है। गांव पंचायत का मुखिया महतो या प्रधान कहलाता है, यानी गांव के जो पंचायत के मुखिया होंगे उसे महतो या प्रधान कहा जाता है। इसका सहायक कहतो या खतो होता है। ये जो महतो या प्रधान है इनकी सहायता के लिए जो अधिकारी होंगे वह है कहतो या खतो, ये 2 अधिकारी हैं। गांव पंचायत में साक्षी प्रथा प्रचलित है, यानी कोई भी अगर विवाद होता है तो उसमें जो गवाह होंगे उसे गवाही की जो है प्रथा प्रचलित है। जो साक्षी होंगे उन्हीं की गवाही प्रचलित होती है। गांव के धार्मिक क्रियाकलापों का संपादन महतो द्वारा ही किया जाता है। ये जो मुखिया महतो हैं इन्हीं के द्वारा जो है गांव की धार्मिक क्रियाकलापों का भी संपादन किया जाता है। गांव के कल्याण हेतु बैगा द्वारा पूजा पाठ आदि संबंधित क्रियाकलाप का संपादन किया जाता है। यानी कि धार्मिक क्रियाकलाप तो महतो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावे गांव के कल्याण के लिए जो पूजा पाठ किया जाएगा वह बेगा किया जाएगा। और किसके निगरानी में करेगा? ये तो महतो की निगरानी में करेगा, यह याद रखिएगा आप लोग। अगले शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सबर जनजाति की शासन व्यवस्था। सबर जनजाति की अपनी परंपरागत पंचायत होती है जिसका प्रमुख प्रधान कहलाता है। यानी सबर जनजाति की जो अपनी पंचायत होगी उसका जो मुखिया होगा प्रधान कहलाएगा। प्रधान की सहायता गोड़ाइत करता है, यानी ये जो मुखिया है प्रधान है इनकी सहायता गोड़ाइत करेगा, जो प्रधान के संदेश वाहक का काम करता है। यानी यह जो है गोड़ाइत के सभी आदेशों एवं संदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का भी कार्य करेगा। जातीय पंचायत के सभी पद वंशानुगत होते हैं, यानी कि ये प्रधान का पद, गोड़ाइत का पद, ये सारे पद जो है वंशानुगत हैं। जातीय पंचायत द्वारा ही गांव के सभी विवादों का निपटारा भी किया जाता है। अगले शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कोड़ा जनजाति की शासन व्यवस्था। कोड़ा जनजाति की अपनी परंपरागत ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया महतो कहलाता है। याद रखिएगा, कोड़ा जनजाति में जो इनके ग्राम पंचायत का मुखिया होगा उसे महतो कहा जाता है। महतो की सहायता के लिए प्रमाणिक तथा जोगमांझी 2 पद हैं, यानी महतो के लिए जो अधिकारी 2 होंगे जो उनको सहायता प्रदान करेंगे वे हैं प्रमाणिक और जोगमांझी। ग्राम पंचायत में प्रचलित रीति रिवाजों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। अगला जो है शासन व्यवस्था है कंवर जनजाति की शासन व्यवस्था। कंवर जनजाति की अपनी परंपरागत पंचायत होती है। यह समाज के संचालन तथा नियंत्रण का कार्य करती है। इस परंपरागत जाति पंचायत के प्रधान को सयाना कहते हैं। यानी कंवर जनजाति में जो परंपरागत पंचायत है उसके प्रधान को सयाना कहते हैं। यानी इनका जो कंवर जनजाति का जो परंपरागत जाति पंचायत है उसका प्रधान सयाना कहलाएगा। याद रखिएगा, यह जातीय मामलों का निपटारा करता है। ये जो सयाना है यह जातीय मामलों का निपटारा करेगा। जातीय पंचायत के अतिरिक्त इनकी ग्राम पंचायत भी होती है। यहाँ पे जातीय पंचायत थी जिसके प्रधान सयाना है, अब इससे आगे जो है ग्राम पंचायत है जिसका मुखिया पटेल या प्रधान कहलाता है। याद रखिएगा, यहाँ 2 टर्म आ रहा है, एक जाति पंचायत और दूसरा ग्राम पंचायत। जाति पंचायत के जो प्रधान है सयाना कहलाएंगे, जबकि ग्राम पंचायत के प्रधान या मुखिया पटेल या प्रधान कहलाते हैं। कई गांवों को मिलाकर अंचल स्तरीय पंचायत का भी गठन किया जाता है जो अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा करता है। कई अंचलों को आपस में मिलाकर एक केंद्रीय पंचायत का गठन किया जाता है जो संपूर्ण क्षेत्र से संबंधित विवादों का निवारण करता है। अब अगले शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था। बिंझिया समाज में परिवार सबसे छोटी इकाई होता है। प्रश्न बनेगा बिंझिया जनजाति की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो परिवार है। इस जनजाति में एकल या निजी परिवार का प्रचलन पाया जाता है। बिंझिया जनजाति के जाति पंचायत के दो प्रधान होते हैं। याद रखिएगा, बिंझिया जनजाति के जो जाति पंचायत है इसमें दो प्रधान होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सभी में एक थे, यहाँ दो है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बिंझिया जनजाति के जाति पंचायत में दो प्रधान होते हैं। कौन कौन है, पहला है मादी तथा दूसरा है गादी। बिंझिया जनजाति के जाति पंचायत में जो दो प्रधान हैं वे हैं मादी तथा गादी। जातीय मामलों का निपटारा जाति पंचायत में किया जाता है। इस जनजाति में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं, जिसका प्रमुख करटाहा कहलाता है। करटाहा ही सभी प्रकार के मामलों का निराकरण करता है तथा इसका फैसला अंतिम वो सभी को मान्य होता है। मैं फिर से बताता हूं, बिंझिया जनजाति के जाति पंचायत में दो प्रधान होते हैं। याद रखिएगा, पहला है मादी और दूसरा है गादी। और यही जो है क्या कहते हैं, जातीय मामलों का निपटारा करेगा। इसके अलावा एक प्रतिनिधि समिति होगा जिसका प्रमुख करटाहा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस जनजाति में गौ मांस का भक्षण वर्जित है, यानी इस जनजाति में गौ मांस खाना क्या कहता है, अपराध है तथा गौ मांस का भक्षण करने पर समाज से बहिष्कृत करने का प्रावधान है तथा ऐसे लोगों का समाज में पुनः प्रवेश असंभव है। यानी वैसे लोग, यानी कि बिंझिया जनजाति में वैसे लोग जो गौ मांस खाएंगे उन्हें समाज से बाहर कर दिया जाएगा और उन्हें समाज में पुनः फिर प्रवेश नहीं कराया जाएगा। लेकिन अगर छोटे मोटे मामलों में अगर उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता है तो भोज भात के जरिए जो है उन्हें फिर समाज में वापस कर लिया जाता है। लेकिन अगर गौ मांस का वे सेवन कर रहे हैं तो इस मामले में उन्हें कभी भी समाज में पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगले प्रशासन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। गौंड जनजाति की शासन व्यवस्था। गौंड समाज में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। गौंड जनजाति में एक संयुक्त परिवार होगा जिसमें माता पिता दादा दादी बेटा ये सारे होंगे, उसे भाई बंद कहा जाता है। और साथ में चाचा चाची सारे कोई होंगे। बड़े गांव में यह अक्सर पाया जाता है। भाई बंद के अधिक बड़ा होने पर इसे बिरादरी कहते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, चाचा सबका भी बाल यानी बच्चा सब होगा, फिर उसके भी बच्चे सब होंगे और धीरे धीरे परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वैसे परिवार को, वैसा यानी परिवार को बिरादरी कहते हैं। भाई बंद के अधिक बड़ा होने पर बिरादरी कहते हैं, यानी परिवार बहुत बड़ा हो गया उसे बिरादरी कह रहे हैं। गौंड के हर गांव में गौंड जाति पंचायत होती है जिसमें प्रत्येक परिवार का मुखिया सदस्य होता है। यानी कि गौंड जनजाति में के हर गांव में एक जाति पंचायत होगा और प्रत्येक परिवार का जो सबसे बड़ा होगा, यानी कि उसका जो हेड होगा, जो मुखिया मतलब यानी पिता हो दादा हो जो भी, जो मुखिया हो वो उसके सदस्य होंगे। पंचायत का मुखिया बैगा होता है और ये जो पंचायत बनेगा जाति पंचायत, इसका मुखिया बेगा होगा जिसे सयाना कहते हैं और ये बेगा को सयाना भी कहा जाता है। गांव के सभी विवादों का निपटारा जातीय पंचायत में किया जाता है। पंचायत द्वारा सुनाए गए फैसले की अवहेलना करने पर व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जाति भोज देने पर बहिष्कृत व्यक्ति को पुनः समाज में शामिल किया जा सकता है। अब अगले शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चेरो जनजाति की शासन व्यवस्था। चेरो जनजाति की अपनी पंचायत होती है जो गांव, अंचल और जिला स्तर पर काम करती है। यानी गांव अंचल स्तर पर एक काम करेगा और दूसरा जो है जिला स्तर पर काम करेगा, यानी दो स्तर पे काम कर रहे हैं। जिला स्तर के पंचायत का प्रधान सभापति कहलाता है। याद रखिएगा, चेरो जनजाति में जो जिला स्तर का पंचायत है उसका प्रधान सभापति कहलाता है, जबकि गांव और अंचल स्तर के ग्राम प्रधान को मुखिया कहा जाता है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, चेरो जनजाति की शासन व्यवस्था में जिला स्तर के
पंचायत का प्रधान सभापति कहलाता है, जबकि गांव और अंचल स्तर के ग्राम प्रधान को मुखिया कहा जाता है। पंचायत के निर्णय का उल्लंघन करने पर दोषी को जाति व समाज से बहिष्कृत करने का भी प्रावधान है। अब अगले शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खोंड जनजाति की शासन व्यवस्था। प्राचीन काल में खोंडों की पारंपरिक ग्राम संगठन बहुत मजबूत था। उसका मुखिया गोटिया कहलाता था। यानी अभी नहीं, प्राचीन काल में खोंडों की जो पारंपरिक ग्राम संगठन था वो बहुत ही स्ट्रांग था, मजबूत था, और उसके जो मुखिया होते थे गोटिया कहलाते थे। यही इनके सारे विवादों का निपटारा करता था। वर्तमान समय में इस जनजाति में यह पद विद्यमान नहीं है। ये जो मुखिया गोटिया का पद है वर्तमान में ये विद्यमान नहीं है। ये मिले जुले गांव में रहते हैं। अभी खोंड जनजाति के जो लोग हैं वे मिले जुले गांव में रहते हैं, यानी उसमें बहुत सारे जनजाति के लोग होंगे। ये अब ग्राम पंचायत के अंग बन गए हैं, जिसका मुखिया प्रायः दूसरी जनजाति से होता है। वर्तमान में इनका अपना अंतरग्राम्य जाति पंचायत है, जिसमें इस जनजाति के सर्वसम्मति से सरपंच का चयन किया जाता है, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। पुराने जमाने में खोंड में नरबली की प्रथा पाई जाती थी, जिसे मड़ियाहा प्रथा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि खोंड जनजाति में नरबली प्रथा थी पुराने जमाने में, जिसे मड़ियाहा कहा जाता था, मड़ियाहा प्रथा। ये सारे के बारे में जब मैं झारखंड के आदिवासी के बारे में पढ़ाऊंगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी ये इंपॉर्टेंट लाइन था इसीलिए मैंने बता दिया। अब अगले शासन व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बथुरी जनजाति की शासन व्यवस्था। बथुरी जनजाति का जातीय संगठन ही परंपरागत पंचायत का कार्य करता है। इनका जो जातीय संगठन है वही पंचायत के रूप में कार्य करेगा। इसका प्रधान देहरी कहलाता होता है, याद रखिएगा। इनका जो जातीय पंचायत का प्रधान है देहरी कहलाता है। देहरी का पद वंशानुगत होता है तथा यह धार्मिक क्रियाकलापों का भी संपादन करता है। ये जो देहरी हैं यानी यहाँ के प्रधान, इनके जाति पंचायत के जो प्रधान देहरी हैं, यह धार्मिक क्रियाकलापों का भी संपादन करेंगे। इस जनजाति में सभी विवादों का निराकरण पंचायत द्वारा ही किया जाता है। इनका अंतरग्राम्य पंचायत भी है, यानी इनका जो है जाति पंचायत के अलावे अंतरग्राम्य पंचायत भी है, जिसका मुखिया प्रधान कहलाता है। फिर यहाँ दो टर्म आ रहा है, एक जातीय पंचायत आ रहे हैं जिसके प्रधान देहरी कहलाते हैं। जातीय पंचायत बथुरी जनजाति में जातीय पंचायत के प्रधान देहरी कहलाएंगे, जबकि अंतरग्राम्य पंचायत के मुखिया प्रधान कहलाते हैं। सगोत्र विवाह को गंभीर अपराध माना जाता है इस जनजाति में। अब अगला शासन व्यवस्था हम लोग देखते हैं। किसान जनजाति की शासन व्यवस्था। साधारणतः एकल परिवार इस जनजाति की प्रमुख विशेषता होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि किस जनजाति की जो है विशेषता एकल परिवार है, तो किसान जनजाति की। साधारणतः एकल परिवार इस जनजाति की प्रमुख विशेषता होती है। संयुक्त परिवार की प्रथा बहुत कम देखने को मिलती है। इनकी सामाजिक व्यवस्था में पिता का स्थान महत्वपूर्ण होता है। इस जनजाति में जातीय पंचायत की व्यवस्था पाई जाती है, जो गांवों के विवादों को निपटाने का कार्य करता है। कई गांवों को मिलाकर परगना पंचायत की स्थापना होती है, जो अंतरग्रामीण विवादों का निपटारा करती है। पंचायत के प्रमुख अधिकारी महतो, कोतवाल तथा सरदार होते हैं। पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का सारा खर्च वहन करना होता है। यानी इस तरह इसको समझिए कि ये जो किसान जनजाति है इसमें जो है एक जातीय पंचायत भी होता है, जो गांव के विवादों का निपटारा करेगा। इस जातीय पंचायत के अलावा कई गांवों को मिलाकर एक परगना पंचायत बनेगा। याद रखिएगा, कई गांवों को मिलाकर यह परगना पंचायत बन रहा है, जो अंतरग्रामीण विवादों को निपटाएगा। और इसी परगना पंचायत के जो है प्रमुख अधिकारी महतो, कोतवाल और सरदार हैं। और अगर कोई जो है पंचायत की बैठक बुलाता है
अपने मामले की सुनवाई करवाने के लिए, तो उसी व्यक्ति को जो है सारा खर्च वहन करना होगा। पंचायत के जितने भी खर्च हैं सारा वहन उसी व्यक्ति को करना पड़ेगा। पंचायत की बैठक बुलाने वाले व्यक्ति को पंचायत के संचालन का सारा खर्च वहन करना होगा। तो अभी तक हम लोगों ने सारे जनजातीय शासन व्यवस्था को पढ़ लिया है। तो आप लोगों का झारखंड का शासन व्यवस्था खत्म हो गया। मैं ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसमें मैं सारे का लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसे जरूर देखिए। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।